निरोग स्ट्रीट आपके लाइव सेशन में मैं नलिनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार के सीरीज में आयुर्वेदा के नजरिए से कैंसर पर ज्ञान का आदान प्रदान होगा और आज की इस परिचर्चा के केंद्र में वरिष्ठ चिकित्सक वैद्य तपन कुमार जी हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। वैद्य तपन कुमार जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, वे देश के जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक हैं। आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में 25 वर्ष से अधिक का उनका अनुभव है। हृदय रोग, नाड़ी परीक्षण और कैंसर के उपचार में इनकी विशेषज्ञता है। वैद्य तपन कुमार जी को आयुर्वेद विरासत में मिली है। उनकी 4 पीढ़ियां आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। अध्यात्म को लेकर उनका विशेष लगाव है और सदगुरु मां अनंतानंद में उनकी गहरी आस्था है। अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय वे इन्हें ही देते हैं। अध्यात्म पर इसी अभिरुचि के चलते प्राण तत्व जैसे जटिल विषयों को वे इतने सरल तरीके से परिभाषित करते हैं कि उसे सुनकर आप अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते। आयुर्वेद उनके लिए सेवा मार्ग पर चलने का जरिया है और इसी भावना के तहत उन्होंने ढेर सारे मरीजों को निरोग किया है। कैंसर मरीजों के लिए पंचकर्मा प्रोटोकॉल्स डिजाइन करने के साथ साथ उन्होंने 37,000 जी हाँ 37,000 से अधिक कैंसर रोगियों को देखा और उनका उपचार भी किया है। अब बिना किसी विलंब के मैं वैद्य तपन कुमार जी का निरोग स्ट्रीट के परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आज के वेबिनार की शुरुआत करें और कैंसर पर अपना ज्ञान को साझा करें। जय हो। जय हो सर। वैद्य तपन कुमार। आजकल नई स्टाइल हो गई इंट्रोड्यूस करने। आई एम वैद्य तपन कुमार। नमस्ते, आई एम वैद्य तपन कुमार और आज आप सब लोगों के साथ मुझे कैंसर एंड द आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव इस टॉपिक पर कुछ इंटरैक्शन करना है। ऐसा निरोग स्ट्रीट की वरिष्ठ मैडम ने मुझे खास सूचित किया है और मैं उसी पर प्रयत्न करूंगा कि कुछ आप सब लोगों के साथ विचार साझा करूं। अब सच बताऊं तो ये कैंसर पर एक संडे तो होता है कि मुझे बोलना या काम नहीं करना होता है। कैंसर के सिवा और कुछ करता ही नहीं है। सुबह शाम कैंसर 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 कैंसर। एक संडे ही तो होता है कि उस दिन मेरा कैंसर वैंसर नहीं होता और आज फिर कैंसर। और बिल्कुल ये मेरी ओपीडी का टाइम है 3 से 5 था, उसमें मैं पेशेंट के देखता हूँ। अभी यूं लग रहा है कि बस ओपीडी में काम कर रहा हूँ, वैसे घर में भाई सभी। कैंसर, अगर कैंसर को समझा जाए या तो बोला जाए या तो उसके बारे में कुछ समझा जाए तो वो खुद ठीक नहीं होने वाला डिजीज, उसके जो पैदा करने वाले और ठीक करने वाले एलोपैथिक डॉक्टर वो बोलते हैं कि कैंसर ठीक नहीं होता, लेकिन ये आदमी को ये आदत होती खतरों से खेलने का, शौक पाल रखा है आदमी। इसलिए अगर कैंसर ठीक नहीं होता है तो मैं करता करके खुद ताकत लगाने शुरू हो जाए। और संहिताकार भी बोलते हैं, संहिताकार जो हमेशा मेरे साथ रहे, उन्होंने भी बोला है कि अर्थ विद्या यशोहानि उपक्रोश संग्रह ऐसा सब होता है अगर आप असह्य रोगों की चिकित्सा करने बैठो। या तो असह्यानाम तो रोगानाम साधनम नोपति, ऐसा बोल। और ऐसे में हम लोग पता नहीं उसी को ठीक करने के पीछे लगे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई बिगिनर है, कोई शुरुआती वैद्य है या तो जिसने बहुत अच्छी तरह से
आयुर्वेद में काम करना है, नाम कमाना है, आगे बढ़ना, अच्छा परफॉर्म करना है, ऐसा आदमी अगर कैंसर को चूज कर तो उसके लिए क्या क्या स्कोप्स है या कैसे हम उसको आयुर्वेद से आगे काम कर सकते हैं उसमें, ये सब आज हम डिस्कस करें। देखिए, कैंसर खुद एक सिंपलेस्ट इंफॉर्मेशन या तो सबसे कम समझने वाला कैंसर उतना तो समझता ही है। कैंसर का सेल जो होता है वो अमर होता है, वो मरना भूल जाता है। हर एक सेल पैदा होना, बड़ा होना, मैच्योर होना, अपने जैसे दो चार पांच को पैदा करना, फिर बूढ़ा होके मर जाना, ये फितरत है। और वो आदमियत की भी फितरत है और सेल की भी फितरत है। इसी तरह से उसको पैदा होके बड़ा होके अपने जैसे दो चार पैदा करके फिर बूढ़ा होकर मरना होता है। अब ये मुश्किल क्या होता है कैंसर में कि किसी कारण से वो सेल मरना भूल जाता और जिंदा ही रहे कि अमर रहे हो जाता, और उसके कारण फिर मुश्किल पैदा हो, क्योंकि शरीर में अमर कौन होता है? सिर्फ आत्मा। आत्मा के सिवा सब कुछ मरता है। वो तो वैसे भी हम अपने बूढ़े भी बोलते हैं, शास्त्र गीता वीता भी बोलते हैं कि आत्मा मरता नहीं। लेकिन एक शरीर में दो आत्मा होना या एक शरीर में दो ऑटोनोमस स्वतंत्र एंटिटीज होना, वो शरीर को मंजूर नहीं। और वो फिर परेशानियां पैदा, क्योंकि पूरा शरीर आत्मा का भोगायतन, आत्मा को अपने कर्मों का क्षय करने के लिए मेरे शरीर में तपन के रूप में, मैडम के शरीर में मिसेस मिश्रा के रूप में, हर एक के अलग अलग होता है। इंद्रासन के शरीर में इंद्रासन के कर्मों को भुगतने, तो इस तरह से हर एक मेरे शरीर में एक आत्मा तपन के नाम से अपने कर्मों को भुगतने के लिए एंटर हुई हो, उसमें कोई दूसरा ऐसा पॉइंट पैदा हो जाए, एपी सेंटर, तो वो दोनों के बीच में क्लैश होगा। और ये दोनों चीजें ऐसी है कि जो वैद्यों या एलोपैथी डॉक्टर्स के दायरे के बाहर में, जो चीज अमर है वो ना वैद्य कुछ कर सकता है, न ही अंग्रेजी डॉक्टर, उनके पास तो ऐसी कोई अमर चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ है आत्मा का कॉन्सेप्ट, और उसके लिए भाव प्रकाशकार कहते हैं, न वैद्य प्रभुरायुष, वैद्य आयुष्य पर तो कोई अपना रोल होता ही नहीं, और आत्मा वही आयुष्य है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मक संयोग, उसी से ही आयु बनता है। तो उसमें ये कंपोनेंट पर हम कुछ, इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए ना तो ये कैंसर आत्मा का रोग है। आत्मा का रोग के लिए ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? वो नैष्ठिकी चिकित्सा बोलते हैं, विनोपधाम। अब ये तो बहुत हैवी टॉपिक, शॉर्ट नोट से ज्यादा तो कभी पूछा ही नहीं भी जाता, सिखाया तो क्या जाए, पूछा भी नहीं जाता। इसलिए उसके बारे में वैद्यों के पास कोई मटेरियल या कोई स्टैंड पॉइंट, तो फिर वैद्य क्या करेगा? अरे भाई, आयुष किसको बोलते हैं? शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग। तो हम आत्मा के रोग को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन शरीर इंद्रिय और सत्व को तो ठीक कर सकते हैं ना। वो तो हमारा निजी मामला है, उस पर तो हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। शरीर इंद्रिय और सत्व, वो तीन को हम क्लिनिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? दोष से, धातु से और मलों से। या तो शरीर तत्व और इंद्रिय को ठीक करने के लिए हमारे पास धातु साम्य एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल, ये धातु साम्य करके हम शरीर इंद्रिय और सत्व को स्ट्रीमलाइन या तो
एक लाइन में जो zigzag हो गए हो उसको एक लाइन में बना सकते हैं। और इसी को शास्त्रकार कहते हैं कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति। लाइन सीधी कर दें तो धातु साम्य हो जाएगा। धातु साम्य हो गया तो शरीर, इंद्रिय और सब, ये तीन चीजें ठीक हो जाएगी। आत्मा की मुश्किल, उसके लिए दैव उपाश्रय और उपधा चिकित्सा, विनोपथा चिकित्सा, उसके बारे में कुछ बात करेंगे अगर वक्त मिला और आप सब लोगों को इंटरेस्ट रहा तो। फिलहाल तो हम ये तीनों को कैसे ठीक करना है, और उसी में भी आज का मेरा स्ट्रेस अपॉन रहेगा धातु प्रदूषण। क्योंकि दोष तो एनर्जी रूप होते हैं, मन अति सूक्ष्म होता है, इंद्रियां भी इंद्रिय गम्य नहीं होती, बहुत सूक्ष्म होती है। हम जिसको कहते हैं आंख है या चश्मे लगा के देखते हैं वो तो शरीर है। जो देखने वाली हैं वो इंद्रिय है, और वो इंद्रिय गम्य नहीं, वो दिखती नहीं। आप जो देखते हैं, मुझे देख रहे हैं जिस चश्मे से या जिस आंख से, वो तो अधिष्ठान है। देखने वाली इंद्रिय तो सूक्ष्म होती है, उस पर काम हम नहीं कर सकते, मन पर काम नहीं कर सकते, दोष पर काम करना तो है, करेंगे तो जरूर। लेकिन उत्पन्न जो रोग होता है, जिस जैसे इंद्रिय सूक्ष्म होती है लेकिन दिखती आंख है, उसी तरह से दोष होते सूक्ष्म है, मन होता सूक्ष्म है, लेकिन वो दिखते कहाँ है? धातुओं। धातुएं स्थूल होती है, उसमें गड़बड़ हो सकती है, वो बढ़ा दी सकती है, कम हो जाती है, बिगड़ सकती है, प्रदूषित हो सकती है। उसके लिए शास्त्रकारों ने बताया है किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम वस्तुवत हितम किंचित विविधम द्रव्यम। तो उसमें ये धातु प्रदूषण, ये शब्द आया है। और हम आज का हमारा जो टॉपिक है कैंसर, वो सच बताऊं तो धातु प्रदोष है, विकार है। उसमें शरीर की धातु, उपधातु, कला, आशय, वो सब प्रदूषित होते हैं। प्रदूषित किससे होते हैं? दोषों से, मन से, इंद्रियों से। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। किसी एक 7 धातुएं हम सब जानते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, सभी की उपधातुएं होती हैं। रस की स्तन्य और अर्तव, रक्त की सिरा और कंडरा, मांस की त्वचा और मांसत वसा, वचश्च, मेदस स्नायु संभव, मेद की स्नायु है। इस तरह से सभी की आगे अस्थि की उपधातु तरुणास्थि होती है, और मज्जा शुक्र की कोई खास ऐसी उपधातु नहीं। और सभी धातुओं के मल, रस का कफ है, रक्त का पित्त है, मांस का कमल है, मेद का स्वेद है, अस्थि का केश लोम और मशरू है, मज्जा का विट है, शुक्र का कोई गर्भ बोलते हैं। तो इस तरह से हर एक धातुओं, 7 धातुएं हैं जो स्ट्रक्चरल यूनिट, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती, उसमें सेल होते, वायु के सेल नहीं होते, वायु के गुण होते, पित्त के सेल नहीं होते, पित्त के गुण होते, कफ के गुण होते, मन के गुण होते, वात पित्त कफ और मन के कर्म होते हैं। इंद्रियां भी कर्मेंद्रियां होती है, ज्ञानेन्द्रिय होती है। जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं वो धातु, उपधातु और मल, ये तीन। इन तीनों में विकृति हो सकती है, और ये जो सेल है वो सेल मरना भूल जाती। मीन्स रस धातु का सेल, रक्त धातु का सेल, मांस धातु का सेल, मेद धातु
विकास, वो सभी धातुओं के सेल मरना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे रोसा धातु का सेल, मांस धातु का सेल, वो क्या होता है? अरे भाई, शारीरिक स्थान में चरक संहिता का शरीरावयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येयाः भवन्ति। परमाणु भेद से देह के परमाणु शरीरावयव है, शरीर के अवयव हैं, और वो अपरिसंख्य, इन्यूमरेबल, न्यूमरल मीन्स बहुत सारे, वो हेगड़े साहब बोलते हैं 3 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। पता नहीं वो कितने सिफर लगेंगे एक पर, सब 3 ट्रिलियन होता होगा। इतने सारे सेल और वो सभी सेल को 7 विभाग में हम डिवाइड करते हैं। ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, या तो प्रीणन, जीवन, लेपन, स्नेह, धारण, पूरण, गर्भोत्पाद, इस तरह से काम करने वाले सब सेल होते हैं, या तो सभी सेल में ये सब काम होते रहते हैं। ये धातुओं के सेल, मल है 3, मूत्र, मल, पुरुष और श्वेत, ये चीठी बीपी और पसीना नहीं, धातु रूप जो क्लेद पर काम करता है। मूत्र से क्लेद वाहनम, स्वेद से क्लेद वित्त, अष्टम्भम पुरुष बलाग्नि धारण, ये मल है। वो मल और 7 धातुएं, उनकी उपधातु, ये सब में कैंसर हो सकता है। ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं बॉडी। दोष, मन और इंद्रियां, ये फंक्शनल यूनिट्स। तो स्ट्रक्चरल यूनिट्स कोई भी शरीर का स्ट्रक्चर हो, सर के बाल से लेके पैर की एड़ी तक, या जिसको हम शास्त्रकार षडंग बोलते हैं, वो षडंग में स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई भी जगह कैंसर होता है, क्योंकि 7 धातुएं और 3 मल, उसकी उपधातुएं पूरे शरीर में रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरी ठुड्डी में सिर्फ मांस धातु या मेद धातु ही, नहीं, यहाँ भी 7 धातु। ये हम समझते हैं ये मसल्स है, गाल है, मांस धातु है, नहीं भाई, पप्पी करो तो पता चलता, वहां भी शुक्र होता है। अगर जहां शुक्र होगा वहां फिर दूसरी सब धातु की नहीं होगी। हाँ, प्रपोर्शनेट अलग और कम हो सकते, वो डिस्प्रपोर्शनेट होना, रिवर्सिबल डिस्प्रपोर्शनेट होता है, उसको कैंसरेतर रोग माना जाता है, जिसमें स्ट्रक्चरल डैमेज है जो रिपेरेबल है, साध्य है, या तो जिसमें धातु साम्य करना इजी है, वो सब ज्वर, रक्तपित्त, प्रमेह, वो सभी। लेकिन उसकी कुछ ऐसी कंडीशंस जो रिवर्सेबल नहीं रहती, इरिवर्सिबल हो जाए। वो जो इरिवर्सिबल शास्त्रकारों ने लिखी हुई क्लिनिकल एंटिटीज है, वो सब कुछ हद तक कैंसर है। ये ऐसी कुछ अभी तक मैंने आइडेंटिफाई की कुछ 46 या ऐसी कोई रेफरेंसेस है शास्त्रकारों, जो हम उस एरिया के कैंसर के हिसाब से समझ सकते हैं। अनंतवात है वो ब्रेन ट्यूमर का है, अजकाजात है वो आंख का हो सकता है, फिर अर्बुद, ओठ का अर्बुद, स्तन का अर्बुद, तुंडी केरी, कंठरोहिणी, महाश्वास, छिन्न श्वास, परिणाम शूल, सान्यपातिक गुल्म, फिर अर्श, कुछ अर्श ऐसे होते हैं वो, अंडिनी व्योनि व्यापद, ये ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो ठीक नहीं होता। वो ऐसे जितने भी
रेफरेंसेस हैं वो सब असाध्य या तो कैंसर उस एरिया के कैंसर के नाम पे जाने जाते हैं। लेकिन जब भी अब ये सब तो बड़ी थियरी वाली बात करती है। आप कहेंगे भाई मेरे पास पेशेंट आया उसको मैं कैसे निदान करूं, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं कैंसर के लिए निदान करने का कोई उपाय। हम तो दोषों को देख सकते हैं, धातुओं को देख सकते हैं, मलों को देख सकते हैं, उसके बारे में वो जो हम क्षुधा निद्रा मुप्र मप्र करते हैं उसी से हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं। क्षुधा के बारे में पूछा कि तुरंत पूरा महास्रोत और जठराग्नि का व्यापार पता चलेगा। वो बड़ी हुई है कम हुई है, कभी लगती कभी नहीं लगती ऐसी हैं, तो इस पर से हम मंदाग्नि है तीक्ष्णाग्नि है समाग्नि है विषमाग्नि है वो सब जानते हैं। और उसी पर ही हम काम कर सकते। अग्नि के पास पर काम करने वाले हमारे पास कितने सारे औषध है। बड़े हुए को कम करने के लिए कामदुजा है, सूचकर है, गुड़की है, आमल की शतावरी है, खाने का सोडा है, कितनी सारी चीजें। अगर कम हो गया हो तो बढ़ाने वाले चित्रकादि है, तक्र है, तक्रारिष्ट है, अरिष्ट है, द्राक्षासव है, बहुत सारी चीजें हैं जो बढ़ा सकती है, बड़े हुए को कम कर सकती है। बिगड़े हुए को ठीक करने वाले भी बहुत सारे प्रकृतियां हैं, ऊटज है, बहुत सारी औषधि है, चित्र। अब उसको क्या बताऊं मैं, तो ये हम अग्नि के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये क्षुधा पूछी तो आप इतनी सारी औषधियों को यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, समाग्नि होगा, मंदाग्नि होगा तो समाग्नि, तीक्ष्णाग्नि होगा तो समाग्नि, विषमाग्नि होगा तो समाग्नि होगा। तो सुश्रुत महाराज ने जो स्वस्थ के डेफिनेशन में बताया है समदोष समाग्निश्च, तो आपको सम अग्नि करने के इतने सारे औषध मिल गए। आप बताओ कैंसर छोड़ो, ठीक होता है नहीं नहीं होता है, हमें करना भी नहीं है कैंसर को ठीक, लेकिन सिवा कैंसर के बाकी का जो भी है शरीर वो तो ठीक कर सकते हैं। उसका तो धातु साम्य कर सकते हैं, उसकी तो जिगजैग स्वास्थ्य हो गया है उसको सीधा कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, समदोष करके, समधातु करके, समअग्नि करके, सममल क्रिया करके। और अगर समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया कर दी तो प्रसन्नात्मेंद्रिय तो होना ही होना है। तो एटलीस्ट कैंसर के पेशेंट को हम प्रसन्न कर, प्रसन्नात्मेंद्रिय मन कर, इतना भी हो जाए ना तो एक वैद्य का काम बहुत मायने में ठीक हो जाता है। पेशेंट की कन्वेंशनल या तो एलोपैथिक जो भी ट्रीटमेंट है, जिसको हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या शस्त्रक्रिया में सर्जरी और वो बहुत सारी नई नई ब्रेकी और तो अब्लेशन बहुत सारी चीजें करते हैं, फिर भी उसमें एक साइड इफेक्ट रहती ही है कि पेशेंट अप्रसन्नात्मेंद्रिय हो जाए। और ये हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं प्रसन्नात्मेंद्रिय। उससे पेशेंट का भला होगा, पेशेंट का अच्छा होगा, पेशेंट को ठीक लगेगा कि पहली बार निदान होने के बाद पहली बार किसी ने मेरी मुझे खुश किया। जिसका पैसा लेना हो वही दुखी हो तो वो क्या पैसा देगा, और वो पैसा आपको बचेगा भी कितना, जो रो रो के मर मर के ऐठ ऐठ के पैसे दे उसको क्या लेके कर। तो वैद्य का ये प्रिविलेज है कि वो उसको प्रसन्नात्मेंद्रिय करते हैं। और प्रसन्नात्मेंद्रिय कैसे करते हैं, समदोष समाग्नि समधातु फल क्रिया। उसमें समाग्नि की मैंने क्षुधा से देखने के लिए बताया। मूत्र, मूत्र क्या होता है, आप सब क्या बकवास करते हैं, पेशाब के बारे में नहीं जानते, पेशाब के बारे में सब जानते हैं।
मैं वो उसके लिए थोड़े ही निरोग वाले मेरे को बुलाए। ये मूत्र से क्लेद वाहनम, वो क्लेद का वहन करता है। आप जब भी पूछते हैं पेशाब कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, कलर कैसा है, दर्द होता है, जलन होती है, या बहुत ठंडा होता है, गर्म होता है, क्या जो कुछ भी हम पूछते हैं वो किसके बारे में पूछते हैं? पेशाब के बारे में। अरे नहीं रे बाबा, हम क्लेद की बात। और क्लेद बहुत बड़ी चीज है, जिसको लूजली कहो तो वो आहार रस, जो शरीर में घूम घूम के हर एक धातुओं का व्यायाम करता है। शरीर, हमारा आहार क्या है? रोटी सब्जी दाल। लेकिन धातुओं का आहार क्या है? आहार रस है। और वो आहार रस को क्लेद कहते हैं। और उसको वहन, या एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, वो मोटे तौर पर वायु का काम होता है, लेकिन सूक्ष्म सेल्युलर लेवल पर वो काम मूत्र करता है। मूत्र से क्लेद आहारम, वो स्रोतस में से सेल में ले जाने का काम मूत्र करता है। अब आप सोचिए, सेल्युलर लेवल, वहां जो धात्वाग्नि काम करता है, उसको खिलाने वाला कौन है? मूत्र। आप पेशाब पेशाब करके कितनी बार जाते हो, रात में उठते हो कि नहीं, वो सब पूछ के ये कभी नहीं सोचते। ये सोचना है मेरे भाई, ये सोचना है कि उसका क्लेद कैसा है। तो बढ़े हुए मूत्र से, कम हुए मूत्र से, तकलीफ वाले मूत्र से, जलन वाले, दर्द वाले, खुजली वाले, ये सब से आपको क्लेद की स्थिति सेल्युलर लेवल पर क्या पोजीशन होती होगी धातुओं के सेल, वो पता है। पुरुष प्रवृत्ति विपाक, आपकी डिजीज या तो आपकी ट्रीटमेंट कैसी चल रही है? विपाक हो कर्मनिष्ठ। और विपाक का लक्षण क्या है? सृष्टबद्ध, उसके ऊपर विपाक हम जानते हैं। और पुरुष, वो पुरुष प्रवृत्ति जब पूछते तो विपाक का पता चलता है। और पुरुष खुद अवश्यंभ भी करते, बल और अग्नि उसके सहारे रहते हैं। अवश्यंभम पुरुष बलाग्नि धारणम भूयत। तो इस तरह से आपकी ट्रीटमेंट में जो आपने औषधि यूज किए हैं, वो सृष्ट करते हैं या बद्ध करते हैं, उसके ऊपर से आपको उसकी सेलुलर लेवल पर संतर्पण जन्य इफेक्ट होगी या अपतर्पण जन्य इफेक्ट होगी। ये मधुर विपाक अगर आपको मिला, आपकी औषधि, और उसके कारण उसके, सर मेरे को तो लूज मोशन हो गया, इसका मतलब कि इसका मधुर विपाक हो रहा है, इसका मतलब कि वो संतर्पण कर रहा है। अगर साहब ये दवाई ली तो मेरा तो क्या बोलते, फ्रूक्टोज क्या, प्रतिबंध हो गई, कब्ज हो गई, बदहजमी हो गई, बोझ लग गया, तो इसका मतलब कि सेल्युलर लेवल धात्वाग्नि व्यापार की तक वो अपतर्पण करेगा। तो संतर्पण होता है तो अपतर्पण, अपतर्पण होता है तो संतर्पण। ये हमारी चिकित्सा का गाइडलाइन। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कैंसर की, कैंसर के पेशेंट के धातुओं की। ये सबको ठीक करना है। समाग्नि, समधातु, मलक क्रिया। ये मलक क्रिया के बारे में बात। और निद्रा, निद्रा से मन का पता चलता है, निद्रा से मेटाबॉलिज्म का पता चलता है। आपको पता है, निद्रा यत्तम सुखम दुखम, पुष्टिकार्यम, बलम अबलम, इतनी सारी चीज सब निद्रा पर ही आधारित। इसलिए जब आप निद्रा पूछते हैं, आपको सोचे थे कि नहीं, नींद आती है ना, ऐसा करने से इतना नहीं है, स्ट्रेस लेवल वो नहीं चेक कर। इतनी डिटेल्ड चीजें, इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो अप्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, ये मन को जानने, उसके लिए निद्रा है। निद्रा से सिर्फ मन नहीं, दूसरी बहुत सारी चीजें जान
जो आपको आपकी ट्रीटमेंट को प्लान आउट करने में मदद करे। ये मलक क्रिया हुई। अब दोष, समदोष। अब उसके लिए क्या करना है? पेशेंट आया, उसको वो जो भी पूछता है, जो भी बताता है, जो भी समझाता है अपने बारे में, हिस्ट्री जिसको इंटरोगेशन बोलते, जो भी बताता है वो सभी को आपको वायु, पित्त और कफ में डिवाइड कर। ये मैं कई बार सिखा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ। किसी भी पेशेंट ने आया, उसने बोला मुझे खांसी होती, तो आपको वायु, पित्त और कफ उसमें से किसी एक को पिक कर, वी पी के लिख के लाइन कर दो, फिर वी में टिक करो, पी में टिक करो, के में, जिसमें आपको ठीक लगे उसमें टिक। आप बोलेंगे अरे गलत लिख सकते हैं, गलत टिक करे। हाँ, गलत टिक करो ना, शुरू तो करो। ले दे के तीन ही तो हैं, गलती कितनी बार करोगे कर कर। समझे कि नहीं? वायु की जगह कफ की टिक कर दी तो कोई पेशेंट को सिंह नहीं पैदा होने या पूंछ नहीं पैदा हो जाएगी। डरते क्यों? वात पित्त कफ पित्त तो है, एक दो तीन, गलती करो ना। पेशेंट भी अपने आप समझता है भी धीरे धीरे ट्रीटमेंट होगी, जल्दी नहीं होगी। तो पहले हफ्ते में वायु की करो, दूसरे हफ्ते पित्त की करो, तीसरे हफ्ते कफ की करो, और बोल भी दो, 2-3 हफ्ते तो दवाई करनी पड़ेगी। अगर इतना बोलते हो तो जो तो खुश हो जाएगा। 3 हफ्ते में रिजल्ट, हाँ करना ही पड़ेगा। और 21 दिन में रिजल्ट तो वैसे भी 3-3 दिन हर एक धातु के होते हैं, तो 21 दिन 7 धातु का सब हो जाता है। ऐसा भी होल मार्क कितना इजी है। मीन्स आप नाड़ी से भी वास्तविक कफ को देखो, और कुछ देखो ना देखो, इतना तो देख ही सकते हो वास्तविक कफ, और उसकी ट्रीटमेंट लिख सकते हो। वायु के लिए क्या कुछ नहीं है आपके पास, अब वो मैं सिखाऊंगा अभी। वायु के लिए तेल, पित्त के लिए घी, कफ के लिए शहद, वायु के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेच, कफ के लिए वमन, वायु के लिए अजमोदर्दी, पित्त के लिए सीतोपलज, अविपत्ति, और कफ के लिए सीतोपलज, वायु के लिए बृहस्पति, कफ के लिए सोनो सन्मार्गी, पित्त के लिए सूक्ष्म। ये सब कुछ अवेलेबल है। इतना अवेलेबल है, ऐसा आपको पता भी है, यूज नहीं करते, बस कोई बताने वाला ही नहीं था आपको शायद, वरना आपको निरोग पीठ तक क्यों आना पड़ता भला, चालू नहीं पड़ जाता। चलिए आज से शुरू करते, वायु से, पित्त से, कफ से, ये तीनों का आप कोई भी पेशेंट आए कुछ भी बोले, उसको वायु, पित्त और कफ डिवाइड कर दीजिए। उसके रिपोर्ट्स आप बताए, वो फाइल भरेगा, फाइल देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो फाइल बनी बनाई पका पकाया डायग्नोसिस ही आता है। हम कहाँ निदान पूर्व रूप हेतु सेतु खोज जाते हैं। वो पका पकाए, वो रिपोर्ट देख के भी आप वायु है, पित्त है, कफ है, वो तय कर सकते। और करिए ना, गलती के चांसेस ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? 3 3 9, 10 बार, 15 20 50 बार करेंगे गलती, बाद में तो पता चलेगा, क्योंकि है ही नहीं 3 से ज्यादा दोष। कहाँ चिंता है? तो आप समझो आराम से, इस तरह से जितनी भी हिस्ट्री ली, जितना भी रिपोर्ट देखा, वो आप एक्सरे भी देखो तो वायु है, पित्त है, कफ है, वो पहले देखो, फिर बाद में ट्रैकिया वैकिया देखते रहे। वायु है, पित्त है, कफ है, वो देख के उसको ठीक कर दो, फिर बाद में ट्रैकिया टेढ़ी हो गई है, फिर वो वायु है। अगर कफ, वो कंजेशन है तो कफ है, वो इन्फ्लेमेशन है पित्त है, निमोनाइटिस है पित्त है, क्लोराइटिस पित्त है, क्लोरिफ्यूजन है तो पित्तवात है, और वो न्यूमोथोरैक्स है वायु है। इस तरह से आपको जो मन खाए वो डायग्नोस, लेकिन बात कफ में करो। फिर लास्ट में सबका टोटल कि वायु के 5 मिले, पित्त के 10 मिले, कफ के 10 मिले, तो 10 20 25,
25 हो गए, उसको डिवाइड बाई 3, तो जो मीन आया तो तीनों को डिवाइड करके 25 भाग्या 3 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आएगा 7.3। ये उसका समदोष स्कोर बनेगा। मीन्स आप अगर 5 को बढ़ा के 7.3 करते, 10 को कम करके 7.3 करते हैं, तो वो उसका वायु पित्त का सम हो जाए। अब वो तो आप आराम से कर सकते हैं, सीतोपलादी, अजमोदादी और अभिपत्ति का समदोष हो जाएगा। तो जो एनर्जीज हैं बॉडी, फंक्शनल यूनिट्स हैं, जो धातुओं को एनर्जी सप्लाई करने वाले गुण, विंशति गुणा, वो सम हो जाए। वो धातु जिसमें प्रदूषण हो, कैंसर हुआ है, उसको एनर्जी अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जो गंदी एनर्जी, गलत एनर्जी, समदोष वाली एनर्जी जो नहीं, वो बंद हो जाएगी। तो वो कैंसर का सप्लाई बंद हो जाएगा और धातुओं का सप्लाई शुरू हो जाएगा, एनर्जी वाला। समझे कि नहीं? नहीं समझे? समझे समझे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने कौन सी बड़ी चोट मार दी? अभी तक यही तो सब पढ़ पढ़ा के आए हैं आप लोग। उसी से हम त्रिदोष की समदोष कर, तो समाग्नि समदोष है। अब समधातु करते हैं। समधातु करने के लिए सभी धातुओं के लिए औषध है हमारे। धातुओं को सम है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? मूत्र प्रवृत्ति, वेद प्रवृत्ति और पुरुष प्रवृत्ति, ये 3 ढंग से पूछोगे तो आपको धातुओं का पोषण ठीक से होता है वो पता चलेगा। उसका मोटे मोटे तौर पर 2 ही होता है, या तो संतर्पण है या तो अपतर्पण। संतर्पण हुआ धातुओं का है तो उसको सम करने के लिए अपतर्पण करना है। अपतर्पण वाला रीडिंग आया तो उसको सम करने के लिए संतर्पण। ये 2 चीजें हैं। कम हो गई हुई धातु को बढ़ाएंगे, बढ़ी हुई धातु को कम करेंगे, और बिगड़ी हुई धातु का रसायन, ये 3 चीजें उसमें करनी, सम धातु हो जाएगी। अब रस धातु के लिए, रक्त धातु के लिए, मांस के लिए, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के लिए, रस के लिए रस को ठीक करने में क्या करेंगे? रस के लिए मंजिष्ठा यूज करो, सॉरी, पिपरी मूल यूज करो। रक्त के लिए मंजिष्ठा यूज करो, मांस के लिए मुसली यूज करो, मेद के लिए गुगलू यूज करो, अस्थि के लिए आभा यूज करो, मज्जा के लिए अगेन पिपरी मूल यूज करो, शुक्र के लिए त्रिफला या आत्मगुप्ता वो यूज करो। इतना इजी है। और ये हो गया उसका ठीक करने के, समधातु करने का तरीका। उसको जरा और रिफाइन या तो और ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक करना, तो रस के लिए सुवर्ण वसन मालती यूज करो, रक्त के लिए सुवर्ण सूत्र यूज करो, मांस के लिए मकर ध्वज यूज करो, मेद के लिए आप सब समझते हैं, शिलाजीत, अस्थि के लिए आभा और मज्जा के लिए बृहस्पति, शुक्र के लिए अगेन मकर ध्वज। इस तरह से धातुओं का सम कर सकते, सम धातु कर सकते। सम धातु आप नाड़ी से भी देख सकते। नाड़ी को प्रेस करके थोड़ा खोलो तो जो धातु का रीडिंग मिलता है उसके ऊपर से भी आप कर सकते हैं। एटलीस्ट जो बिगिनर है, शुरू करने वाला आदमी, उसको अगर कैंसर के पेशेंट के बाकी के धातुओं को सम करना है तो ये मूत्र प्रवृत्ति, पुरुष प्रवृत्ति और शुद्धा निद्रा, वो सभी स्वेद, इसके ऊपर से आप आराम से अपतर्पण करना है, संतर्पण करना है या रसायन करना है, ये 3। संतर्पण किसको करेंगे? जो क्षीण धातु। अपतर्पण किसका करेंगे? जो रुद्ध धातु। और
रसायन किसका करेंगे? जो दुष्ट धातु। कैंसर में होता क्या है? कैंसर में वृद्ध और दुष्ट धातु होते। अब ये हो गया समधातु करने का। समाग्नि का मैंने बोला, समदोष का मैंने बताया, समधातु का क्रिया। मल क्रिया को आप कर सकते हैं। वो मल क्रिया तो आप सबको, वो मल क्रिया क्लेद पर काम करना मुश्किल, उसके लिए उपक्रम है। षड उपक्रम से हम क्लेद पर काम कर, लेकिन मलक क्रिया, सममलक क्रिया बोलते हैं ना, समदोष समाग्नि समधातु मलक क्रिया। मलक क्रिया को ठीक करने के लिए पेशाब के लिए चंद्रप्रभा, मूत्र मूत्र के लिए चंद्रप्रभा, मल के लिए पुरुष के लिए त्रिफला, स्वादिष्ट विरेचन और बहुत सारी औषधि है। उसके तो हम मास्टर हैं पेट सफा करने। पता नहीं, सैनिटरी फिजिशियन और सैनिटरी सर्जन तो हम मास्टर हैं। स्वेद के लिए स्वेदोपक औषधियां। तो इस तरह से हम ये 3 मलों पर काम करके क्लेद को, आहार रस को ठीक कर। आपको ताज्जुब होता होगा कि पेशाब के लिए गोचूर उतना रसायन चूर्ण इतना दो तो पेशाब हो ही जाता है, क्यों चंद्रप्रभा में इतनी सारी दवाई डाली, गुगलू और शिलाजीत तक क्यों रखा है? क्योंकि वो सिर्फ पेशाब पर काम नहीं करती, क्लेद को ठीक करती है। उसके कारण इतनी सारी औषधि उसमें डलती है। इस पर से आप समझ सकते हैं कि मूत्र पेशाब नहीं है, मूत्र वो क्लेद वहन का काम करने वाले जितने भी शरीर में फैक्टर, सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, उस पर काम करने वाले जितने भी फैक्टर्स को, इंसुलिन से लेके मालूम नहीं कहां तक, वो सब चंद्रप्रभा ठीक कर। चंद्रप्रभा डायबिटीज में इसलिए दे, पेशाब का रोग है ऐसे नहीं, ज्यादा पेशाब हो रहा है इसलिए नहीं, वो क्लेद को ठीक करती, सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, एंट्री और एग्जिट पर काम करने वाला तंत्री है चंद्रप्रभा। इस तरह से समझना है। तो इस तरह से मल क्रिया को भी आप ठीक कर सकते हैं। और इस तरह वो धातुओं का पोषण, पोषण धातु पोषण न्याय क्या है, ऐसा कुछ क्रम, धातु पोषण क्रम को ठीक। अब आपने समदोष कर दिया, समाग्नि कर दिया, समधातु कर दिया, सममल कर दिया, आहार पोषण धातु पोषण क्रम को ठीक कर दिया। अब प्रसन्न आत्मेंद्रिय नहीं होगा तो और क्या होगा ही। मेरा ये 20-25 साल का अनुभव कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय होता ही। और प्रसन्न आत्मेंद्रिय उसी को बोलते हैं कि जिसका समदोष समाग्नि समधातु मलक क्रिया। आपने समधातु समदोष समाग्नि समधातु मलक की क्रिया की नहीं, उसको किस तरह से नापेंगे, किससे नापेंगे? प्रसन्ना धातु साम्य, सर्वाकारा सुखानुभूति, ऐसा करके उससे नापे। ये कैंसर के सिवा के शरीर ठीक करने वाले ये सब उपक्रम, ये सब कार्यक्रम चिकित्सा की प्रारूप प्रोटोकॉल हैं। कैंसर के सिवा, जिसमें हम बिगिनर, हम शुरुआत वाले भाई, या कुछ करने वाले, कुछ कर दिखाने वाले, कर गुजरने वाले जो जज्बा होता है, ऐसे वैद्यों के लिए ये इतना पोर्शन मैंने बताया कि हम कैंसर के सिवा के जितने भी शरीर के कंपोनेंट, उसको स्ट्रीमलाइन, या तो स्ट्रेट, या तो ट्यून, या तो हार्मोनाइज, या तो इक्विलिब्रिएट, इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। और उससे पेशेंट को प्रसन्नता। अंग्रेजी जितनी भी दवाइयां या जितनी भी प्रोटोकॉल्स है, रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, या और कुछ भी हो,
वो सब प्रसन्न आत्मेंद्रिय तो नहीं ही है। और मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि जो आज अभी मैंने बात की, अगर वो आपने किया तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन इनवेरिएबली होगा। अब कई वैद्यों को कब से पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता होगा कि ये बंदा कैंसर पर तो बोल भी नहीं रहा है। अब आपको मैं कैंसर के बारे में बता देता हूँ, ताकि वो जो कब के खुदक रहे होंगे अंदर से कि यार ये किसके पल्ले पड़ गए और नीरोग स्ट्रीट वाले किसको उठा के ले आए, वो उनको भी खुश करते हैं। चलो हाँ देखो हाथ जुड़ना आना शुरू हो गया। अब मैं बताता हूँ कि आपको डायग्नोसिस मिला कि ये ब्रेन, क्या करेंगे? अब आप बताओ। हमारे पास ये ब्रेन के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन ये ब्रेन के लिए कहाँ हुआ, ब्रेन का ट्यूमर किधर होगा, शरीर की कौन से एरिया में होगा? ऊपर इधर ही तो होगा। तो यहाँ इस एरिया में कौन सी धातु सबसे ज्यादा होती है? मज्जा धातु। इसका मतलब सीए ब्रेन मज्जा प्रदोषज विकार हुआ कि नहीं? तो मज्जा प्रदोषज विकार के लिए चरक सूत्र 27 या 28 दिया है। मध्य प्रदेश विकार की क्या ट्रीटमेंट कर, वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप अप्लाई कर दीजिए, पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाए। अब आप कहेंगे ये कैंसर होता है सर, ऐसे थोड़े ही होता है किसी का। मैं बोलता हूं हम जो कर सकते हैं वो ये है, कैंसर ठीक होता है, कैंसर में फर्क पड़ता है, कैंसर का एपोप्टोसिस ठीक होता है, सेलुलर वो साइटोटॉक्सिसिटी बढ़ती है, या तो ये वो मैं नहीं जानता। हमारे पास उसके लिए कोई औषध हो नहीं सकती, लेकिन प्रोटोकॉल मज्जा प्रदोषज विकार, मज्जा प्रदोषज विकार के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मज्जा का मल क्या है? विट है, पुरुष, तो हम विरेचन तो कर ही सकते। पक्षघात में विरेचन बताया इसीलिए है, मज्जा का मल दूर करना है। तो ये ब्रेन में भी मज्जा का मल दूर करने के लिए विरेचन कर सकते। लो, अगर विरेचन किया तो कितने सारे दूसरे फायदे होंगे। पूरे शरीर को तो शुद्ध करेगा ही करेगा, मज्जा को भी ठीक करेगा, मज्जा के मल को ठीक करेगा, मज्जा का पोषण ठीक होगा, पित्त जरा कला भी ठीक हो जाएगी, और पित्त जरा कला ठीक हो गई तो मज्जा जरा कला भी ठीक हो जाएगी, मज्जा जरा ठीक होगी तो मज्जा ठीक होगी, मज्जा ठीक होगी तो मज्जा का प्रदोष विकार भी ठीक होगा। फेफड़े का मीन्स लंग का कैंसर, तो लंग किससे बना हुआ होता है? शोणित फेन प्रभव फुफ्फुस। तो शोणित, शोणित का मतलब होता है रक्त। तो ये लंग क्या हुआ? रक्त प्रदोषज विकार। तो रक्त प्रदोषज विकार में हमें क्या करना है? कुर्यात् शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरिम क्रिया विरेकम उपवासम श्रावणम शोणित स्थित। कितने सारे उपक्रम हमारे, कितने सारे प्रोटोकॉल्स ये लंग के लिए। ख्याल आया कि नहीं? ये लंग के लिए हमारे पास रक्त पित्त हरि क्रिया, उपवास, विरेचन, श्रोणित श्रावण, और इतने सारे उपक्रम प्रोटोकॉल्स है। जबकि किसी भी जगह का कोई भी कैंसर हो, एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी, इसके सिवा चौथा कोई उपाय होता नहीं, और ये भी मुश्किल वाला। उससे पेशेंट दुखी ही होता है, अप्रसन्न आत्मेंद्रिय होता है। जबकि हम ये सब करेंगे तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय होगा, समदो समाज में भी होगा। चमकता है कैंसर। आपको यही सब सुनना था ना, देर आए दुरुस्त से आए।
तो स्टमक, स्टमक क्या है? सुषिर स्नायु है। सुषिर स्नायु, स्नायु के 4 प्रकार होते हैं ना, उसमें सुषिर स्नायु है। तो स्नायु किससे बनता है? मेद स्नायु संभव। तो मेद में कौन सी चिकित्सा करनी होती है? मेद प्रदोषज विकार हुआ आपके लिए, तो मेद प्रदोषज विकार की ट्रीटमेंट स्थौल्य के हिसाब से करो। तो सीए स्टमक की ट्रीटमेंट हो गई, सीए लीवर है या तो हिपेटिक मेटास्टेसिस है, तो उसमें किसकी ट्रीटमेंट करेंगे? कुरियात शोणित रोगेशु, ये रक्त वस्त्रोतस के मूल है, तो रक्त की चिकित्सा करनी है। वृक्क क्या है? ये किडनी है या ब्लैडर है या पेनिस है या यूरेथ्रा है या एड्रिनल है, कहीं का भी कैंसर है, तो हमें क्या करना है? रक्त मेद प्रसादाभ्याम वृक्क मीन्स कोई भी यूरोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, तो उसमें हमें रक्त और मेद की चिकित्सा एक साथ करनी है। अगर कोलोन में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास कोलोन का रिप्रेजेंटेटिव उंडुक, शोणित किट प्रभव उंडुक। तो सीकम से लेके उत्तर गुद तक सब कैंसर्स हैं, मैलिग्नेंसीज हैं, आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, टिकुलाइटिस है, हेपेटाइटिस है, कोलाइटिस है, वो पता नहीं दुनिया भर का हिस्ट्रोंग्स, मेगाकोलोन, जो आपको ठीक लगे वो सब में शोणित किट। शोणित किट का मतलब रक्त का मल। रक्त का मल मीन पित्त। पित्त की चिकित्सा क्या आप नहीं कर पाएंगे? इतने गए गुजरे हैं, पित्त की चिकित्सा करो, विरेचन से लेके घी तक। वो सीए कोलोन की ट्रीटमेंट होगी, उसका समधातु हो जाएगा। गर्भाशय को, उसमें रस और आर्तव की उपधातु आर्तव है, तो रस की ट्रीटमेंट और आर्तव की ट्रीटमेंट करके आपके पास रस और आर्तव की औषध नहीं है क्या? वो गर्भाशय के सभी रोगों में ठीक हो जाएगा। आपको मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियोसिस, सीए सर्विक्स, सीए वेजाइना, सीए यूटरस, सीए ओवरी, ये सब अलग अलग से करना है, तो उसका अलग अलग सोच लीजिए कौन सा आशय है, कौन सी धातु है, कौन सी उपधातु है। मांस लो, एंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम, माया फाइबरवाइड, तो मांस धातु की, मांस प्रदोषज विकार की जो चिकित्सा बताइए वो करिए, उससे समधातु हो जाएगी। आपको एग्जैक्ट फाइब्रॉइड को पिघलने की ट्रीटमेंट कहां से लाएंगे? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही हमारे पास नहीं है। अब फाइब्रॉइड तो मैलिग्नेंट नहीं होते, नॉन मैलिग्नेंट होते, बिनाइन होते। अगर नॉन मैलिग्नेंट के लिए हमारे पास कोई कैंसर ना हो, अस्थि, हाँ, अस्थियाश्रयाणाम व्याधि नाम, क्या करेंगे उस तिक्त औषधि, वो इससे काम करो, तिक्त बसते हैं, पंचकर्म करो, तो समधातु अस्थि की हो जाएगी। अस्थि बनता है मेद में से, और उसके आगे मज्जा, और अगर अस्थि की अकेली ट्रीटमेंट काम न करती हो तो मेद की भी ट्रीटमेंट करिए, अस्थि की भी ट्रीटमेंट, मज्जा की भी ट्रीटमेंट है। ब्रेस्ट वो किससे बनती है? स्तन्याशय है। स्तन्य क्या है? वो रस की उपधातु है, तो रस की ट्रीटमेंट करो, वायु की ट्रीटमेंट करो। कितना सिंपल है। वैसे वो समाग्नि, समदोष, समधातु, मलक, ये सब तो करना ही है, ये समधातु करने की ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। ब्लड कैंसर आप आराम से पूछ ले, तो यार ब्लड कैंसर में कहता तो हूँ कुरियात शोणित रोगेश। आप ये मत सोचिए कि ये डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं और वो तो मज्जा में से आते, मीन बोन मैरो में से आते,
नहीं, हमारे लिए रक्त प्रदोषज विकार है। रक्त प्रदोषज विकार में श्रोण क्रिया, रक्त पित्त हरि क्रिया, विरेचन, उपवास और श्रावणम शोध, इतना करना है और वो करो, रिजल्ट मिलेंगे। वो बाद में सुन लेना फाइब्रेट के बारे में, मैं ये निरोग वाले आपको दे देंगे। आहार विहार ना, हाँ हाँ हाँ, ये एक 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 घंटे के टॉपिक में पूरी दुनिया दे, बच्चे की जान लोगे। आयुर्वेद से असाध्य तो आयुर्वेद से भी है, कुछ साध्य है, असाध्य नहीं तो कष्ट साध्य तो है ही। तो ये व्यापद होता है कीमोथेरेपी का, तो व्यापद की तो पूरी सिद्धि चिकित्सा, सिद्धि स्थान पूरा व्यापदों की है चिकित्सा। तो उसमें से किसी को पकड़ के वो कीमोथेरेपी की व्यापद या कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट, उसमें कुछ भी करो। अब वो सब एक एक घंटे के बारे में कितना बताऊं मैं, पागल हो जाऊंगा रस से। हाँ वही तो मैं बोला, रक्त, वायु के लिए बृहत्वात, पित्त के लिए सुवर्ण सूत्रकर, मांस के कफ के लिए स्वर्ण संमालती, रस के लिए सुवर्ण संमालती, रक्त के लिए स्वर्ण सूत्रकर, मांस के लिए मकर ध्वज, मेद के लिए शिलाजतु, अस्थि के लिए आभा, मज्जा के लिए बृहत्वात, शुक्र के लिए मकर ध्वज। ये बताई ना रस औषधि, और भी बहुत सारी रस औषधियां हैं, अनेक कल्पनाएं। लेकिन ये सभी को कैसे यार इनकॉर्पोरेट, अब आप बताइए मेरे को कि सार्कोमा है तो उसमें आप क्या ट्रीटमेंट करें, सार्कोमा को रिवर्स करने। मोटे मोटे तौर पे आपको इतना तो पता चला कि ये कोई बोन का प्रॉब्लम है, कैसा भी हो, वो लोग उसको स्पिंडल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं या सार्कोमा बोलते हैं। तो आपको एक तो गाइडलाइन क्लू मिला ना कि ये अस्थि पर काम करना है, और अस्थि में भी दोषों को ठीक करना है, धातुओं को ठीक करना है, मलों को ठीक करना है। तो वो करते रहो, धीरे 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 स्पिंडल सेल कार्सिनोमा या तो सार्कोमा होगा या तो कोई भी ओमा होगा, वो चला जाएगा। बराक ओबामा भी चला जाता है, तो समझे कि नहीं। आप आग्रह रखो कि नहीं, आप मुझे एग्जैक्ट प्रोटोकॉल दो इस डिजीज, बर्किट ट्यूमर या विलियम्स ट्यूमर, तो वो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि वो विलियम्स ट्यूमर है, उसका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें तो आपको न मिलेगा दोष, न मिलेगा धातु, न मिलेगा कुछ भी तो नहीं। वहां तो कुछ आपको ताकत लगानी पड़ेगी, कौन सा धातु कौन। और जब बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ऐसे नाम हो विलियन बैरी सिंड्रोम, लो बुलियन बड चियारी सिंड्रोम, तो उसमें क्या करेंगे। बड एक वैज्ञानिक का नाम है, चियारी एक वैज्ञानिक का नाम, उसका सिंड्रोम। तो वहां आपको जख्म मार के वात पित्त कफ धातु मल करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे आप, या तो फिर गुरुजी क्या बताते थे वो यूज करेंगे, फला फला वैद्यराज फिल्म या तो बट चियारी में ये देते थे तो मैं देता हूँ, गुलियन बारी में ये देते थे तो मैं देता हूँ। मीन्स उधार का जुठन किसी की खानी क्यों। और वो गुरुजी को तो पूछो कि ठीक हुआ था कि नहीं। उससे अच्छा है कि अपना सबसे बड़ा गुरु संहिता है, उसने बताया है दोष की ट्रीटमेंट करो, धातु की ट्रीटमेंट करो, मल की करो, अग्नि की करो, रोगा सर्वे मंदे संति नले नले चिरम जीवती अनामय। क्यों ये सब न करें और खाम खा किसी बूढ़े वैद्य की जुठन क्यों खाएं।
और उससे भी रिजल्ट तो मिले या न मिले, वो जो इससे तो अच्छा है ये वातपित्त कफ को ठीक करो, रस रगमाओं में दस्ती मज्जा को ठीक करो, त्रिमल को ठीक करो, अग्नि को ठीक करो, प्रसन्न आत्मेंद्रिय हो जाए। और सच कैंसर में तो अंग्रेजी दवाइयां अप्रसन्न ही करती है, और बंदे नहीं ठीक होगा। ये केमोथेरेपी लेना हो तो लो, 30-40% रिजल्ट है। केमोथेरेपी लेंगे तो 6 महीना, नहीं लेंगे तो 3 महीना, ऐसा बोलते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं, और उसकी भी लाखों रुपया लेते हैं। जबकि हम तो बोलेंगे नहीं, आपकी डोरी सीधी करते हैं ना, धातु वो जो स्वास्थ्य ऐसा वैसा हो गया है, नीचे से डोरी खींच के सीधा करते हैं, समदोष करेंगे, समधातु करेंगे, आपको प्रसन्न आत्मेंद्रिय करेंगे और उसके पैसे लेंगे, तो वो आपको खुशी खुशी देगा। कैंसर की क्या ट्रीटमेंट करेंगे साहब, उसने तो 3 महीना बोल दिया है, तो आप क्या करेंगे? वो जब 3 महीना बोल के इतने सारे पैसे दे चुके होते हैं, और उससे उसको अप्रसन्न, जिस दिन थप्पू पड़ता है कि तुमको कैंसर है, उसी दिन से वो अपने को कैंसर ही समझता है। फिर एक एक पाई पाई उसको यूं ही लगती कि ये तो बर्बाद हो गई जायदाद, और ठीक तो होते नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ट्रीटमेंट इज मेनी ए टाइम मोर डेंजरस देन द डिसीज। कीमोथेरेपी लो या रेडियोथेरेपी लो, तो सर पहले तो कुछ छोड़ने वाले भी उतरते, तब तो वो भी बंद हो गए। पहले तो कुछ टट्टी साफ आती थी, अभी तो बिल्कुल बुझ ही लग गया, और पूरा शरीर जल रहा है, काला पड़ गया है, ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारे। जबकि आयुर्वेद की दवाई पता नहीं क्या करती है, आज भी समझ में नहीं आता, लेकिन पेशेंट आराम से 6-6, 8-8 महीने तक लेते रहता, फिर भी फरियाद नहीं करता, साफ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट्स देखे तो वो जान खाएगा कि साहब ये CEA बढ़ गया, या तो ये थायराइड हार्मोन बढ़ गए, T3 बढ़ गया, वो परेशान करेगा। लेकिन अगर आपने फाइल देखी ही नहीं, और फाइल देख के VP के वायु पित्त कफ ही देखा, तो फिर वो आपसे खुश रहेगा, आपसे राजी रहेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसको प्रसन्न करे, प्रसन्नात्मा करे, मन खुश करेगी। पहली बार उसकी खुद की ट्रीटमेंट हो रही हो ऐसा लगता है, उसकी भूख लगती है, खाना साफ करता है, नींद आता है, भूख लगती, सेंस ऑफ वेल बीइंग फील करता है, वो अच्छा फील करता है, ऐसा उसको हमेशा ही लगता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये हम कर सकते हैं कैंसर। बाकी टाइटल भले ही ऑन्कोलॉजिस्ट, आयुर्वेद ऑन्कोलॉजिस्ट या कुछ भी बोल लो, करना वही है, धातु साम्य ही करना। नाम भले ही कैंसर का या कार्डियोलॉजी का कर दो, वरना न्यूरो कीट वाले थोड़े ही सब धातु वालों को बुलाते हैं। इसलिए नाम बड़े बड़े रखो, लेकिन काम इसके नीचे यही करना है। धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्र प्रयोजनम या वीर क्रिया वीर जायंती शरीर धातु समा सा चिकित्सा चिकित्सा, और तदेव युक्त भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते, और तदेव भिषजाम श्रेष्ठ योग्यभ्यो यो ब्रह्मोच्यते। ऐसी सब स्थितियों को पकड़ के आगे चलना चाहिए। यही संप्रति विघटन के बारे में मत सोचो, उसके बारे में मत जाओ, वरना लुढ़का डालेंगे, पेशेंट भी आपको फंसाएंगे, वो आयुर्वेद के वैद्य भी परेशान करेंगे, और अंग्रेज तो करेंगे ही करेंगे। तो उससे अच्छा है कि अपना सेफ साइड रहो, अपना सेफ जोन में रहो, और पेशेंट को ठीक करो, खुश करो, और कैसे करो। अब रही बात आत्मा की, जो एक्चुअल कैंसर की ट्रीटमेंट, वो आत्मा की चिकित्सा, दोनों आत्माएं हैं, कैंसर और आत्मा। तो आत्मा को कैसे करना है, तो आत्मा के लिए विनोपथा चिकित्सा बताइए। और विनोपथा चिकित्सा हमारे यहाँ ना तो सिलेबल है, सिलेबस में है, ना ही कोई ढंग वाली
कोई सिखाते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो ब्राह्मण लोग कथा वाचन करते हैं, भागवत पुराण का पारायण करते हैं, वो सब उपदास की समय। हमारे पास जो एक रास्ता और है, वो है दैव वपाश्रय चिकित्सा। दैव वपाश्रय मंत्र है, प्रार्थना है, यज्ञ है, गो पूजन, ईश्वर प्रणिधान है, गमन है, ये सब कराते हैं। मेरे यहाँ मेरे पेशेंट्स 3 ऐसी दैव वपाश्रय चिकित्सा में लिखाता हूँ। एक ज्वर की चिकित्सा, जो बूढ़े बाबा चरक ने बोला है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ या सुनना है, पढ़ना नहीं, सुनना है। दूसरा होता है सदगुरु का अखंड स्मरण रखना, और तीसरा आपकी कुल देवी का दर्शन कराना। ये 3 दैव वपाश्रय या तो विनोपथा चिकित्सा में हर एक पेशेंट को बताता हूँ, और उससे एक बहुत अच्छा पेशेंट को रैप होगा, बड़ा खुश हो। और दूसरी दैव वपाश्रय में यज्ञ चिकित्सा कराता हूँ। पेशेंट को वो जो चौकोर होता है यज्ञ, तो एक और को वैद्य को बैठना है, एक और को पेशेंट को, एक और उसकी वाइफ है, उसका हस्बैंड, और चौथे में वो पुरोहित है, ब्राह्मण। और इस तरह से यज्ञ में आहुति देना है। यज्ञ का जो अग्नि है वही शरीर के अंदर का अग्नि, और उसी यज्ञ के अग्नि को हम कांचनाल गुगुलू देंगे, यज्ञ के अग्नि को वरुणाधिक देंगे, आहुति करेंगे, इदम नमम करेंगे, तो वही इफेक्ट कांचना गूगल की शरीर के अंदर भी हो। बाहर अग्नि को बढ़ाएंगे तो अंदर का अग्नि बढ़ेगा, बाहर का अग्नि कम करेंगे तो अंदर का अग्नि कम होगा। बाहर के अग्नि को घृत से रसायन करेंगे, आप प्यालित करेंगे, तो शरीर के अंदर का भी होगा। इस तरह से यज्ञ है, गाय का पूजन करना है, गाय को अपनी प्रॉब्लम कान में बता देना है, गाय के नीचे से निकल जाना है, गाय का पूजन करना है, गाय के लिए दान करना है, खुद गाय का दान करना है। ये सब चीजें वो दैव वपाश्रय में आती है, और ये हमारा प्रिविलेज है, हम उसको कर सकते। कोई मॉडर्न डॉक्टर नहीं करेगा, उसको ना तो सपने में आएगा, और अगर करेगा तो उसकी बिरादरी वाले ही उसको ठीक करेंगे। जबकि हम करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, वैद्य भी खुश होंगे, पेशेंट भी खुश होंगे। इस तरह से ये एक है। और सभी धातुओं का शोधन और अध्ययन करने के लिए 21 दिन का एक प्रोग्राम करता हूँ, जिसमें 2 दिन आस्थापन, 1 दिन अनुवास, 2 दिन आस्थापन, 1 दिन अनुवास, ऐसा 7 सेट करता हूँ, तो सातों धातुएं शुद्ध और रसायन हो जाता है, अध्ययन और शोधन, ये हो जाता है 21 दिन का प्रोग्राम। उसके बीच में फिर उसको शिरोधारा भी करता हूँ, अभ्यंग स्वेदन, वो जो रूटीन अपन करते हैं। ये करने से पेशेंट को अच्छा फील होता है। 21 दिन और 2 केमोथेरेपी के बीच 21 दिन का अंतर होता है, उसमें अपन ये करके उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी साइड इफेक्ट्स कम करते हैं, उसको पावरफुल बना सकते हैं, उसके बलाधान कर सकते हैं। ये रसायन चिकित्सा है, तो पंचकर्म कम रसायन चिकित्सा, ये हम करते हैं। कुटी प्रवेश करते हैं, 21 दिन तक डार्क रूम में रख के उसको च्यवनप्राश 100-150 ग्राम दिन में 3 बार देना है, वो कर सकते हैं ये सब। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सीनियोरिटी, टीम वर्क, वो सब हो तब जाके। अभी जो बिगिनर हैं, जो अभी इधर बैठे बैठे सुन के ट्रीटमेंट करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जो आज का मेरा वक्तव्य था, वो बड़ा काम था, बड़ा उपयोगी, और बहुत ही बोलते हैं यश, कीर्ति और पैसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, पैसे दिलाने वाला हो। तो आज आप लोगों ने मुझे इतने प्रेम से सुना, और निरोग स्ट्रीट वालों ने आमंत्रित किया इस लोगों का, और सब संहिताकारों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों की अच्छी लाइफ गुजरे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद।